जय हिंद दोस्तों, नेचर आइस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ते हैं लेखपाल के सिलेबस के बारे में थोड़ा सा देखेंगे। और लेखपाल से संबंधित जो भी सब्जेक्ट दिए गए हैं, 4 सब्जेक्ट हैं, तो 4 सब्जेक्ट में से हिंदी का जो जितना भी पाठ्यक्रम था, वो सिलेबस था, उसको पूरे से डिस्क्राइब कर दिया गया था। और ऐसे ही गणित का कर दिया गया है। अब बात आती है ग्रामीण विकास RD का, और साथ में GS का देखते हैं कि इसमें सामान्य ज्ञान से संबंधित जो भी क्वेश्चन पूछने हैं वो भी थोड़ा सा देखेंगे। तो दोस्तों, आज जो वीडियो बनने जा रहा है वो ग्रामीण समाज एवं विकास का है। तो ये तो आप लोगों को पहले ही बता चुके हैं कि 4 सब्जेक्ट हैं। 4 सब्जेक्ट में से सभी से 25-25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल 100 क्वेश्चन पूछने हैं दोस्तों। कितने पूछने हैं? 100 क्वेश्चन आएंगे। और टोटल मार्क्स कितने होंगे? तो 100 मार्क्स होंगे। और 2 घंटे का पेपर होगा। कितने आवर का होगा? 2 आवर का पेपर होगा, 2 घंटे का। और साथ में 1/4 इसकी निगेटिव मार्किंग है दोस्तों। ये जरूर याद रखिएगा, निगेटिव मार्किंग इसमें है। तो लिखित पेपर जो इसका होना है लेखपाल का, इसमें से ये चीज़ याद रखना है कि प्रत्येक सब्जेक्ट से 25-25 क्वेश्चन है। और 4 सब्जेक्ट है, 100 क्वेश्चन होंगे और 100 मार्क्स के होंगे दोस्तों। इसमें इंटरव्यू नहीं लगा हुआ है। पिछले वाले जबकि जो निकला था 2015 में था, तो उसमें इंटरव्यू था। अब इंटरव्यू खत्म हो चुका है इसी वाले उससे श्रेणी से, तो इसलिए इसमें इंटरव्यू नहीं है। पैट का स्कोर होगा, उसमें से शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। और शॉर्ट लिस्टेड के बाद जो भी एग्जाम देने के काबिल होगा, अर्थात कहने का मतलब जो लिस्ट के अंदर होगा, उनको एडमिट कार्ड जारी करके उन्हें एग्जाम देने का वो स्वीकार होगा और वो एग्जाम दे सकते हैं। तो ये दोस्तों हम लोगों को याद रखना है। तो अब देखते हैं थोड़ा सा इसका सिलेबस क्या है। तो भाई, ग्रामीण विकास जो कार्यक्रम है, ये इतना महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है, तो आप लोग समझ लीजिए। क्योंकि भाई आप लेखपाल बनने जा रहे हैं और लेखपाल का काम गांव से ही जुड़ा हुआ है। प्रत्येक एक हल्का क्षेत्र होता है, क्षेत्र प्राप्त होता है। मैं इस लोग को बहुत ग्राउंड लेवल से जानता हूं। वो इसलिए जानता हूं क्योंकि मेरे घर में भी एक लेखपाल हैं, तो इसलिए मुझे इसके बारे में ग्राउंड लेवल से पता है दोस्तों। हालांकि पता होने का बहुत जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी ग्रामीण समाज एवं विकास से प्रश्न कैसे हम लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, वो ध्यान देना है। क्योंकि देखिए, हिंदी, ग्रामीण समाज एवं विकास और साथ में सामान्य ज्ञान, तो ये 75 नंबर का है। और गणित जो है ये 25 नंबर के हैं। तो गणित से तो सब लोग प्रश्न लगभग कर लेते हैं, लेकिन यहाँ थोड़ा सा मात खा जाते हैं। तो इसको मजबूती से तैयार करना है दोस्तों। और सभी सब्जेक्ट में संतुलन बना के चलना है दोस्तों। ये मत सोचना कि भाई ये ज़्यादा सब्जेक्ट पढ़ लेंगे तो इससे ज़्यादा हो जाएगा, वो सब्जेक्ट कम पढ़ लेंगे। हाँ, ये कर सकते हैं आप लोग कि जो भी सब्जेक्ट आपका कमज़ोर हो उसमें थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करना है, उसको वेटेज ज़्यादा देना है दोस्तों। तो ये जरूर याद रखिएगा। तो अब हम लोग देखते हैं इसका सिलेबस क्या है। तो सिलेबस ग्रामीण समाज एवं विकास का कुल 9 बिंदुओं में बांटा गया है दोस्तों। कितने बिंदु हैं? 9 बिंदु हैं। इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु में बांटा है, मैंने अपने हिसाब से भी थोड़ा लिखा है, तो थोड़ा देखिएगा। जैसे पहला है कि ग्रामीण विकास। दोस्तों क्या है? ग्रामीण विकास भारतीय संदर्भ में। कौन से संदर्भ में? तो भारतीय संदर्भ में। क्यों भाई? ग्रामीण विकास पढ़ रहे हैं तो किसी दुनिया भर का थोड़ी ना पढ़ेंगे, अपने देश का ही पढ़ेंगे, अर्थात भारतीय संदर्भ में ही पढ़ना है हम लोगों को ग्रामीण विकास। अच्छा, एक शब्द और थोड़े से देख लीजिए। इस यहाँ पे कई जगह पे ग्राम में लिखा होगा। क्या लिखा होगा? ग्राम में। तो ग्राम का मतलब ही ग्राम है। क्या है दोस्तों? गांव। ये मत सोच लेना कि ये कुछ अलग चीज है, क्योंकि ग्राम का अर्थ होता है गांव से संबंधित, या गांव से संबंधित, अर्थात जो भी चीजें हमें करना है वो गांव से संबंधित, ग्राम से संबंधित चीजें पढ़नी है, इसलिए इसको ग्राम में विकास कह दिया जाता है। तो ग्राम का मतलब यहाँ गांव से ही है। तो इससे शब्द से ज्यादा परेशान नहीं होना आप लोग। तो देखिएगा, तो पहला है हमारा ग्रामीण विकास भारतीय संदर्भ में। अब दूसरा इसमें क्या है कि ग्रामीण विकास कार्यक्रम भी पढ़ने हम लोगों के। इसमें क्या है? ग्रामीण विकास कार्यक्रम। अब भाई इसमें क्या क्या चीजें हैं ये मैं थोड़ी देर बाद बता दे रहा हूँ, अभी केवल बिंदु सारे लिख दूं आप लोगों के सामने। तो ग्रामीण विकास कार्यक्रम दूसरा बिंदु होगा इसका। और तीसरा बिंदु जो होगा इसका, उसमें हम लोग देखते हैं ग्रामीण विकास या ग्रामीण विकास योजना एवं प्रबंधन। तो ये हमारा तीसरा बिंदु हो जाएगा दोस्तों। और चौथा बिंदु इसका क्या होगा कि ग्रामीण विकास की शोध प्रणालियां
ये सब चीज़ें परेशान बिल्कुल मत होइए, ये सब चीज़ें क्या होती है मैं इसको एक एक चीज़ बताऊंगा। तो ग्रामीण विकास की शोध प्रणालियाँ दोस्तों क्या है, ये भी हम लोग पढ़ेंगे। भाई इसको लेकर थोड़ा सा विवाद बना होता है, लोग समझ नहीं पाते इसमें क्या है, तो ये मैं बताऊंगा आप लोगों के सामने। अच्छा, 5वां इसका जो विषय होगा वो ग्रामीण स्वास्थ्य योजनाएं होंगी दोस्तों। कौन सी होंगी? ग्रामीण स्वास्थ्य योजनाएं। भाई गांव के स्वास्थ्य की योजनाएं भी तो जरूरी हैं, तो ये भी ग्रामीण स्वास्थ्य भी तो देखना है। तो ग्रामीण स्वास्थ्य योजना इसका अगला बिंदु है। और इसका 6वां बिंदु कौन सा होगा? तो ग्रामीण सामाजिक विकास। कौन सा है दोस्तों? ग्रामीण सामाजिक विकास। तो ग्रामीण सामाजिक विकास जो है इसमें हमें क्या देखना है, तो ये भी देखेंगे अभी। ठीक है दोस्तों। तो अगला है 7वां। तो 7 में इसमें बिंदु में क्या देखेंगे, तो इसमें ग्रामीण विकास एवं भूमि सुधार। ग्रामीण विकास एवं भूमि सुधार। दोस्तों भूमि सुधार से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए ये भूमि सुधार वाला पढ़ना इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है, ये पूछा जाएगा। और साथ में अगला जो है मैं यहाँ पे लिखे दे रहा हूँ आप लोगों को, या मिटाए दे रहा हूँ इसको, जगह स्पेस कम है तो इसलिए थोड़ा सा यहाँ देख लेते हैं। तो अगला है 8वां, और 8वें में है पंचायती राज व्यवस्था। त्रिस्तरीय, ये भी थोड़ा पूरा याद रखो, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था। पंचायती राज व्यवस्था। तो इसमें भाई देखते हैं हम लोग क्या पढ़ना है, पंचायती राज व्यवस्था, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था। और 9वां बिंदु है केंद्र एवं राज्य की योजनाएं। भाई ये हमारे सामने 9 बिंदु हैं दोस्तों, तो इसको ध्यान देना है। ग्रामीण सामाजिक विकास जो हमें पूछा जाना है, इस 9 बिंदुओं से संबंधित क्वेश्चन आएंगे। तो एक बार जल्दी से इसको देख लीजिए। पहला है ग्रामीण विकास भारतीय संदर्भ में। ग्रामीण विकास भारतीय संदर्भ में। दूसरा है ग्रामीण विकास कार्यक्रम। तीसरा है ग्रामीण विकास योजना एवं प्रबंधन। चौथा है ग्रामीण विकास की शोध प्रणालियां। और अगला है ग्रामीण स्वास्थ्य योजनाएं और ग्रामीण सामाजिक विकास, ग्रामीण विकास भूमि सुधार, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, और अगला है केंद्र एवं राज्य की योजनाएं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इससे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं और पिछले बार भी पूछा गया था। जो 13 सितंबर 2015 को पेपर हुआ था उसमें इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे गए थे। तो जल्दी से एक एक थोड़ा सा डिस्क्राइब कर लेते हैं, देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। तो जैसे पहला है हमारे सामने, वो है ग्रामीण विकास भारतीय संदर्भ में दोस्तों। तो भाई भारतीय संदर्भ से यहाँ तात्पर्य क्या है? तो भारतीय संदर्भ से तात्पर्य स्पष्ट रूप से हमें समझ में आ रहा है कि भारत में जो गांव हैं उनकी विशेषताएं देखनी है हम लोगों को। तो भारत में जो गांव है, ग्राम है, उनमें विशेषताएं क्या है? तो अब मैं कहूँ आप लोगों की कि विशेषताएं हमें देखना है, तो आप सबसे पहले यही देख लीजिए कि आप ज़्यादातर लोग गांव से संबंधित होंगे। तो भाई गांव में विशेषताएं क्या होती हैं? जो गांव में देखते हैं हम चारों ओर, वही तो विशेषताएं होंगी इसकी। जैसे हम लोग देख लेते हैं कि गांव में ज़्यादातर लोग खेती से संबंधित होते हैं, तो अर्थात कह सकते हैं हम लोग प्रकृति से इनका लगाव ज़्यादा होता है, प्रकृति से लगाव देखा जाता है। भाई प्रकृति से लगाव से तात्पर्य क्या है? क्योंकि गांव में ही आदिवासी जनजाति भी रहती हैं और बहुत सारे लोग गांव में जो रहते हैं वो सब किसी न किसी प्रकार से खेती, कृषि या पेड़ पौधों से जुड़े होते हैं दोस्तों। भाई पशुपालन वो भी एक प्राकृतिक चीज़ है। तो कह सकते हैं हम लोग कि ज़्यादा से ज़्यादा गाँव के लोग प्रकृति से लगाव रखते हैं दोस्तों। भाई प्रकृति से लगाव रहने का मतलब आप समझ पा रहे हैं? भाई एक प्रकार से पर्यावरण की दृष्टि से बहुत अच्छा है ये। क्यों? क्योंकि शहरों में पर्यावरण जो है एक प्रकार से ह्रास देखा जाता है। क्यों? वहाँ पे फैक्ट्रियाँ वगैरह होती हैं, कारखाने वगैरह होते हैं, तो जिस कारण से धुआं निकलता है, मोटर परिवहन बहुत तेज चलता है, तो ये सारी चीज़ें हैं, कारखाने वगैरह, इन चीज़ों से पर्यावरण नुकसान पहुँचता है। जबकि गाँव में इसके जस्ट अपोजिट होता है, प्रकृति से लगाव देखा जाता है दोस्तों। तो भाई ये हम लोग बिंदु छोड़ नहीं सकते हैं, ये मुख्य विशेषता है इसकी। तो इसके संबंधित जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो हम लोग देखेंगे। अच्छा एक चीज़ थोड़ा सा देख लीजिए, भाई अपना जो देश है भारतीय संदर्भ में पढ़ रहे हैं, तो भारतीय जो कहा जाता है कि भारत जो है गांव में बसता है। तो ये तो आप लोगों ने सबके मुंह से सुन लिया होगा कहते हुए, तो बिल्कुल सही है कि गांव में बसता है। लेकिन अब बात ये आ जाती है कि भारत के गांव क्या सब एक जैसे हैं?
तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये भी देखा होगा कि भारत में बहुत ज़्यादा विविधता पाई जाती है दोस्तों। तो भाई भारत में विविधता जब पाई जाएगी तो एक प्रकार से गांव में भी क्या विविधता होगी? तो बिल्कुल सही है कि गांव में भी विविधता होती है, भाषा को लेकर, रहन सहन को लेकर। तो ये विभिन्न प्रकार की विविधताएं गांव में भी पाई जाती हैं, लेकिन कुछ ना कुछ इसके बुनियादी लक्षण ऐसे होंगे दोस्तों हमारे सामने जो लगभग सभी गांव में पाए जाते हैं। जैसे मैंने आप लोगों के सामने ये रखा है कि प्रकृति से लगाव, तो लगभग आप गांव का, इंडिया अर्थात भारत का किसी भी कोने का गांव आप देख लीजिए, उन गांव में प्रकृति से लगाव जरूर देखा गया होगा। तो ये एक बुनियादी लक्षण है। तो ऐसे ही कुछ लक्षणों को पकड़ के हम लोग देखना है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट विशेषताएं क्रिएट करेगा, अर्थात कह सकते हैं कि भारत की विशेषताएं देखना है। तो भाई अब जैसे मैंने पहला ये बिंदु बता दिया, अब दूसरा देख लेते हैं कि ये जो होते हैं कृषि से संबंधित, अर्थात व्यवसाय कार्य इनका कृषि से जुड़ा होता है। कृषि से जुड़ा व्यवसाय कार्य, कृषि से जुड़ा व्यवसाय कार्य, व्यवसाय कार्य का मतलब उसी में ज्यादातर लगे होते हैं, व्यवसाय कार्य अर्थात खेती से संबंधित ही सारे ज्यादातर कार्य होते हैं, व्यवसाय कार्य। अच्छा, इसमें एक पशुपालन भी होता है। तो आप लोग जानते होंगे, सुना होगा मिश्रित अर्थव्यवस्था, ये कई लोग पढ़ते रहते हैं। तो भाई मिश्रित प्रकार की एक खेती भी होती है। क्या होती है? खेती। तो मिश्रित खेती का मतलब यहाँ ये बिल्कुल मत समझ लेना कि एक ही खेत में कई प्रकार की पैदावार, ऐसा नहीं है। तो मिश्रित जो कृषि होती है उससे तात्पर्य ही हमारे सामने निकल के आ जाता है कि भाई खेती तो करना ही करना है, और साथ में बहुत सारे ज़्यादातर जितने भी गांव हैं पशुपालन भी करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों? पशुपालन। अर्थात कह सकते हैं कि जो किसान या जो समुदाय खेती प्लस पशुपालन साथ में करते हैं वो मिश्रित कृषि कर रहे होते हैं दोस्तों। कौन सी कृषि? मिश्रित कृषि। तो ये मैंने इसलिए लक्षण बताए क्योंकि लगभग प्रत्येक गांव में ये जरूर लक्षण पाया जाता है कि खेती तो करते ही करते हैं और साथ में एक दो पशु जरूर रखते हैं। तो ये हमें याद रखना है कि यहाँ पे खेती के साथ पशुपालन भी कंपलसरी है, जो कि एक आर्थिक बहुत बड़ा आधार है यहाँ के किसानों के लिए। तो ये जरूर याद रखिएगा दोस्तों। तो जैसे कृषि से जुड़ाव मैंने बोल दिया, और अगला इसका जो इसी में देखा जाए तो घर की बनावट। भाई घरों की बनावट भी है, तो घरों की बनावट भी कुछ शहरों से अलग मिल जाएगी देखने के लिए आप लोगों को। तो घरों की बनावट कैसे? जैसे अभी तक तो ज़्यादातर, लेकिन हालांकि अभी कुछ बदलाव देखा गया है, वो आधुनिकीकरण की उसमें देन है, तो वो थोड़ा देखेंगे। तो घर की बनावट ज़्यादातर देखा गया है कि पहले कच्चे मकान हुआ करते थे दोस्तों, और छत कम पड़ी होती थी, वहाँ पे खफरेल वगैरह या घास फूस छा दिया जाता था। तो ये कह सकते हैं कि घर की बनावट में भी शहर और गाँव में अंतर स्पष्ट रूप से नजर आ जाता है, दिख जाता है। तो हमें ये भी याद रखना है कि ये भी लेकर चलना होगा दोस्तों। और साथ में अगला बिंदु अगर देखें इसी गांव की ही विशेषताओं में देखा जाए, तो गांव की विशेषताओं में जैसे सामाजिक विशेषता की बात करें तो सामाजिक विशेषता में हम लोग क्या देखेंगे? यहाँ की स्त्रियों की स्थिति कैसी है? तो स्त्रियों की दशा वगैरह देखते हैं। स्त्रियों की दशा भाई क्या शहर जैसी ही है, या शहर से अच्छी है, या शहर से खराब है? तो ये भी इसी में चीजें आएंगी। तो सामाजिक उसमें, साथ में प्रथाएं वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट इसमें हो जाता है, क्योंकि प्रथाएं यहाँ पे कुछ प्रथाएं ऐसी हो जाती हैं कि अब वो पुरानी हो चुकी हैं दोस्तों, अर्थात रूढ़िवादिता बन चुकी है, अंधविश्वास ज़्यादा होता है। तो ये रियल है कि यहाँ पर गांव में शहर की अपेक्षा ज़्यादा अंधविश्वास पाया जाता है दोस्तों। तो ये हमें एक विशेषता सामाजिक उसमें ही लेकर चलना पड़ेगा। तो सामाजिक स्त्रियों की दशा देखना है, यहाँ पे साथ में जाति विभाजन भी देखना होगा। क्या देखेंगे? जाति विभाजन भी इसी में देखेंगे दोस्तों, ठीक है। और साथ में श्रमिक विभाजन, भाई श्रम में भी तो बटे होंगे, क्यों? क्योंकि श्रम भी अलग अलग टाइप से है। और एक आप लोगों ने बहुत फेमस नाम सुनी होगी जो आजकल सब लोग पढ़ा रहे हो सकता है, जजमानी प्रथा। कौन सी प्रथा? जजमानी। तो दोस्तों जजमानी प्रथा क्या होती है इसके बारे में आप लोगों को बहुत डिटेल से, बहुत आसान तरीके से बताऊंगा। जजमानी प्रथा समाज से कैसे जुड़ी हुई है, क्योंकि ये एक प्रकार की ऐसी प्रथा है कि जो वहाँ के समाज के लिए अनिवार्य है, एक प्रकार से कह सकते हैं। भाई इस प्रथा में क्या बदलाव हुआ है आधुनिकीकरण के वजह से, ये भी देखना है। और ये प्रथा कैसे लागू थी, क्या चीज़ें थी, ये मैं डिटेल से बताऊंगा। अभी केवल आप लोग ये समझ सकते हैं इस जजमानी प्रथा में कि जैसे गांव में
बढ़ई होते हैं, लोहार होते हैं, कुम्हार होते हैं, बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे व्यवसाय कर्मी होते हैं, तो वो एक कार्य करते हैं अपने, अर्थात पूरे एक समुदाय उनका होता है और वही कार्य करते हैं। लेकिन वो क्या करते हैं कि जो बड़े किसान होते हैं वहाँ पे, या बड़े लोग होते हैं, कुलीन लोग होते हैं, जमींदार पहले हुआ करते थे, तो उन लोगों की सेवा करते हैं। तो सेवा से तात्पर्य यहाँ ऐसा नहीं है कि वहाँ पे बंधुआ मजदूरी टाइप में, तो ये सेवा नहीं है। सेवा का मतलब यहाँ पे वो अपना कार्य करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो वो जब अपना कार्य करेंगे तो उसको बदले में कुछ तो कुछ मिलेगा, जो सेवा है, सर्विस है, उसको बदले में तो वो लोग वहाँ पे खाना पीना, रहन सहन और साथ में कुछ आमदनी वगैरह दिया करते थे। तो इसी को एक प्रकार से जजमानी प्रथा कहते हैं हम लोग। कुछ सीधे से याद रखना कि जैसे बढ़ई वगैरह हो गया, कुम्हार वगैरह हो गए, ये लोग एक कोई ना कोई अपने बड़े लोग होंगे, जिनको अमीर लोग वहाँ का अमीर वर्ग कह सकते हैं, कुलीन वर्ग कह सकते हैं, या बड़ी जातियाँ कह सकते हैं। तो वहाँ पर काम करते थे, सेवा कर देते थे और उसके बदले में कुछ ना कुछ उन्हें प्राप्त होता था। अर्थात ये कह सकते हैं हम लोग कि पैसे का लेन देन तो बहुत कम होता था, लेकिन एक दूसरे से चीज़ें जुड़ी हुई थी। वो उनकी खेती होती थी कुलीन वर्ग के पास या बड़े किसानों के पास, तो वो खेत से अपना गन्ना, जो गल्ला वगैरह होता था, अनाज वगैरह होता था, उसका उत्पादन करके उन्हें खाने के लिए दिया करते थे। इन लोगों के पास अपना क्या था, श्रम था, तो ये श्रम दिया करते थे। तो एक प्रकार से लेन देन का तरीका था, ये कह सकते हैं हम लोग। तो जजमानी प्रथा में सीधे से निकल के आ रहा है ये सर्विस, एक प्रकार की ऐसी सेवा जिसके बदले में कार्य और साथ में खान पीन जुड़ा हुआ होता है। तो ये सामाजिक प्रथा से जुड़ी हुई चीज है एक प्रकार के, और अर्थव्यवस्था से भी जोड़ दिया जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि अर्थव्यवस्था ही इससे जुड़ी हुई है। तो वहाँ पे सामाजिक अर्थव्यवस्था एक दूसरे से जुड़ी होती हैं, ये आप लोग सब जानते हैं। तो जजमानी प्रथा और जजमान, ये भी आप लोगों को सुना होगा जजमान। तो जजमान एक पंडित जी भी होते हैं, वो भी अपना जजमान, उनका भी कोई ना कोई अपना वो होते हैं जहाँ पे कंटिन्यू परमानेंट उन्हीं के यहाँ कार्य करते हैं। तो ये भी कह सकते हैं जजमानी प्रथा है। बाकी इसके डिटेल से चीज़ें क्या चीज़ें थी ये हम लोग देखेंगे आगे। तो ये हमारे सामाजिक व्यवस्थाएं हैं और इसमें सारी विशेषताएं ये देखेंगे। अच्छा, तो भाई भारतीय संदर्भ में कुछ ये प्रकृति से लगाव, कृषि से जुड़ा हुआ व्यवसाय कार्य, घरों की बनावट वगैरह देखने को मिल जाती है, सामाजिक दशाएं वगैरह हमें देखने को वहाँ मिल जाती है। और साथ में भाई ये जितनी विशेषताएं हैं ये तो देखने को मिलेंगी ही मिलेंगी, और साथ में भाई इसकी समस्याएं को भी तो बात करनी पड़ेगी, क्योंकि समस्याएं भी तो इन लोगों के होंगी। तो हम लोगों को ग्रामीण विकास से संबंधित जो भी चीज़ें, ग्रामीणों की समस्याएं को भी हम लोगों को देखना पड़ेगा भाई। तो ग्रामीणों की जो समस्याएं हैं, गांव के लोगों की समस्याएं हैं, वो भी अछूती नहीं है, वो भी ग्रामीण विकास का एक हिस्सा मानी जाएंगे। तो ग्रामीणों की जो समस्याएं हैं, जैसे यहाँ पे ऋणग्रस्तता बहुत पाई जाती है दोस्तों। क्या पाई जाती है? ऋणग्रस्तता। ऋणग्रस्तता का मतलब क्या हुआ कि यहाँ के लोग ऋणी ज़्यादा होते हैं। क्यों? ऋण उन्हें ज़्यादा लेना पड़ता है, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास भूमि ही नहीं होती है, या भूमि होती तो बहुत कम होती है। बेटी की शादी करना, बच्चों को पढ़ाना है, तो उन्हें ऋण लेना पड़ता है, और वो ज़्यादातर जमींदार या साहूकार से लेते हैं ऋण। तो इसके लिए वो एक प्रकार से ब्याज तले दब जाते हैं। तो ये एक समस्या है वहाँ पे। हालांकि सरकार ने बहुत अच्छा कदम उठाया इसके लिए, और केसीसी चलाती है सरकार। क्या बनाती? किसान क्रेडिट कार्ड ये देती है, और इसके माध्यम से उन्हें क्या मिलता है? लोन मिल जाता है। तो साहूकारों से लेने की जरूरत नहीं पड़ती है, और बहुत ही रियायती मूल्य पर होते हैं। 4% दर लगती है। तो कह सकते हैं कि साल भर में इतनी दर लगनी है, बहुत ज़्यादा नहीं है, जबकि ये लोग मंथली चार्ज काटते हैं। तो ये कह सकते हैं ऋणग्रस्तता एक बहुत बड़ी समस्या है यहाँ पे। इनका स्वास्थ्य भी एक समस्या है। इनकी शिक्षा, यहाँ पे शिक्षा बहुत कम पाई जाती है दोस्तों ग्रामीण में, और साथ में यहाँ पे विद्युत बहुत कम आती है, अर्थात कह सकते हैं बिजली भी एक समस्या है। ये भी हमें लोगों को देखना है, ये भी इसके संबंधित कौन सी योजनाएं चलाई जा रही हैं, ये सब चीज़ें इसमें देखेंगे दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें ग्रामीण समस्याओं से संबंधित हो गई, और साथ में हम लोगों को इसकी संरचना देखेंगे। संरचना कैसे होती है गांव की। भाई संरचना से तात्पर्य क्या है कि गांव कौन कौन से टाइप के होते हैं, कौन कौन से प्रकार के होते हैं। जैसे कुछ गांव ऐसे होंगे यहाँ पे सिर्फ कृषि का कार्य होता होगा। कौन सा होगा? कृषि कार्य से जुड़े हुए होंगे। कुछ ऐसे होंगे जो गैर कृषि कार्यों से जुड़ा हुआ, जैसे शिल्प मैंने बताया, गैर कृषि कार्य, जैसे शिल्प वगैरह, कुम्हार वगैरह, वहाँ पे वही लोग होंगे पाए जाते हैं ज़्यादातर। और कुछ ऐसे भी होते हैं गांव जिसमें सिर्फ और सिर्फ उद्योगों से जुड़े हुए माल जाता है। वहाँ पर औद्योगिक ग्राम भी होते हैं। औद्योगिक ग्राम से तात्पर्य क्या है? वहाँ पे आसपास कोई फैक्ट्री वगैरह होती है, वहाँ पे सारे कर्मचारी कार्य कर रहे होते हैं, और वो सर गाँव में रहते हैं, उसके लिए कच्चा माल वगैरह भी वहीं से हो जाता है। तो औद्योगिक मतलब गांव भी होते हैं।
तो ये कह सकते हैं कि विशेष प्रकार कृषि कार्य से जुड़े हुए, गैर कृषि कार्य से जुड़े हुए, औद्योगिक कार्य, कुछ उपनगरीकरण वाले भी होते हैं, उपनगरीकृत गांव भी होते हैं। भाई उपनगरीकृत से मतलब तो आप सीधे से निकाल रहे होंगे कि ऐसे गांव जो सीधे नगर से जुड़े होते हैं, अर्थात नगर के आसपास के जो गांव होंगे ये सारे गांव क्या कहलाते हैं? उपनगरीकृत गांव। कौन से होते हैं दोस्तों? उपनगरीकृत गांव। भाई यहाँ के गांव के लोग सीधे नगर से जुड़े होते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये, और वैसे भी आजकल गांव के लोग, वो शहर के लोग क्या करते हैं भाई, सारा कार्य शहर में करते हैं, लेकिन बड़े बड़े बंगला जो है गांव साइड आसपास जो होता है एरिया, अर्थात शहर के चारों तरफ जहां प्रदूषण कम होता है वहां पर बना लेते हैं अपने बड़े बड़े बंगले, ठीक है, फार्म हाउस टाइप में। तो ये कह सकते हैं कि उपनगरीकृत बहुत जरूरी हो जाते हैं। तो कुछ ऐसी संरचनाएं भी हैं जो इससे जुड़ी हुई हैं, ये भी हम लोगों को याद रखना है, पूछी जाएंगे दोस्तों। तो ये हमारे पहला हो गया टॉपिक। तो ऐसे ही सारा है। ग्रामीण विकास कार्यक्रम में हम लोगों को क्या देखना होगा दोस्तों? तो ग्रामीण विकास कार्यक्रम में देखो SC, ST, OBC, अल्पसंख्यक, बुजुर्ग, और साथ में, हाँ बुजुर्ग हो गया, वृद्ध मतलब बुजुर्ग हो गया एक प्रकार से, और साथ में श्रम या श्रमिक, इन सब के लिए जो कल्याणकारी योजनाएं कार्यक्रम चलाए जाते हैं ये हमारे ग्रामीण विकास कार्यक्रम में हम लोग इनको पढ़ेंगे दोस्तों। तो दूसरा जो है ग्रामीण विकास कार्यक्रम था। तीसरा इसमें क्या है? प्रबंधन देखना है हम लोगों को। तो प्रबंधन से जुड़ा हुई चीज़ें क्या है तो ये थोड़ा सा देखेंगे। तो प्रबंधन में ही आप लोग देख रहे होंगे कि तमाम प्रकार के जैसे राजस्व वगैरह है, तो राजस्व जो प्रणाली है इसमें जो प्रबंधन से जुड़ी हुई चीज़ें होंगी इसमें। भाई राजस्व प्रणाली का मतलब आप लोग देखा पढ़ा होगा, इतने जरीब इतने वाटा, उसमें कुछ आंकड़े भी पूछे जाते हैं, कुछ काम भी अधिकारियों के काम भी पूछ लिए जाते हैं। तो ये सारे इसमें हम लोग प्रबंधन भी देखेंगे। और गांव का जो प्रबंधन कैसे होता है इसके लिए पंचायती व्यवस्था होती है, पंचायती व्यवस्था विकेंद्रीकरण रूप में होती है। तो वो सारी इसमें चीज़ें हम लोग देखेंगे दोस्तों कि भाई कैसे पूरी प्रणाली काम करती है, ये इसमें देखना है हम लोगों को प्रबंधन में दोस्तों। और अगला हमारे पास क्या है तो शोध प्रणालियाँ। भाई शोध प्रणालियों से तात्पर्य क्या है तो अनुसंधान, रिसर्च देखना है हम लोगों को इसमें। भाई अनुसंधान से संबंधित चीज़ें हैं कि गांव के विकास में कौन कौन से अनुसंधान किए गए हैं, कौन कौन से ऐसे कार्य किए जा रहे हैं दोस्तों। जैसे आप लोगों ने नाम सुना होगा, वैसे तो मतलब योजना से जुड़ी हुई चीज़ है, लेकिन इससे मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू समझा रहा हूँ आप लोगों को। जैसे है पूरा, ठीक है, ये पूरा आप लोगों ने हो सकता है सुना हो, ठीक है, ना सुना हो तो 2003 में ये शुरू किया गया था और एक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब कि ये विजन था। तो APJ अब्दुल कलाम साहब का विजन है पूरा। इसमें क्या है प्रोविजन ऑफ अर्बन एम्यूनिटीज रूरल एरिया, अर्थात कह सकते हैं सीधी सिंपल कि ऐसी सुविधाएं या ऐसी जो भी विशेषताएं हैं जो शहरों में होती हैं उनकी सुविधा गांव में उपलब्ध कराना दोस्तों, उन सर्विसेज को गांव में देना। जैसे शिक्षा की व्यवस्था दोस्तों बहुत अच्छी होती है शहरों में, तो वही शिक्षा की व्यवस्था आप गांव में लागू करिए। विद्युत की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, जो भी ऐसी सेवाएं हैं वो सारी सेवाओं गांव के लोगों को देना। क्यों? क्योंकि इससे क्या होगा कि भाई गांव के जो लोग हैं पलायन करते हैं शहर की तरफ, सिटी की तरफ आते हैं, तो सिटी की तरफ ना आके गांव में ही रहें, अर्थात गांव के ही पलायन ना करना पड़े, ये श्रम के लिए दूसरे शहरों में ना जाना पड़े। इसके कई फायदे हैं कि शहरों में जो अतिभार अर्थात जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ती है वो भी कम हो जाती है और इसका प्रदूषण भी कम होगा और गांव में ही काम मिल जाएगा, गांव के लोगों को भागना भी नहीं पड़ेगा। तो ये पूरा का एक बहुत अच्छा विजन था। तो ये एक प्रकार का अनुसंधान के माध्यम से ही निकली थी। जो भी टेक्नोलॉजी वगैरह सर्वेक्षण वगैरह जो होंगे वो सारे के सारे पूरा के माध्यम से देने। और बीजेपी सरकार जो आई बाद में, तो नई सरकार ने क्या किया, एक नई वो स्कीम चलाई इसी की देखते हुए, जिसका नाम है श्यामा प्रसाद मुखर्जी। तो पूरा नाम है श्यामा प्रसाद रोरवर मिशन। इसका नाम दोस्तों क्या है, रोरबर मिशन। तो भाई श्यामा प्रसाद रोरबर मिशन का मतलब क्या है, रोरबन, मतलब रूरल प्लस अर्बन से बना हुआ क्या है, रोरबन। ठीक है दोस्तों, अर्थात ऐसी विशेषताएं जो शहरों में है वो गांव में उपलब्ध कराना। तो ये श्यामा प्रसाद जी के नाम पर बनी हुई है। तो श्यामा प्रसाद रोरबर मिशन पूरा का ही एक एडवांस फॉर्म है, तो वो भी एक प्रकार से यही है। तो ये सारी चीजें योजनाएं से जुड़ी हुई हैं, लेकिन अनुसंधान प्रणालियों के माध्यम से तमाम प्रकार के ऐसे
और बाकी सर्वेक्षण वगैरह भी किए जाते हैं, इसी में सर्वेक्षण देखना है, सारे आंकड़े भी देखने हैं, तर्क वगैरह देखने हैं। तो ये सारे इसमें अनुसंधान या शोध प्रणालियों में हम लोग देखेंगे। और साथ में स्वास्थ्य सुविधाएं से संबंधित जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो क्या है, जैसे पिछले बार 2015 वाले पेपर में पूछा गया था कि प्रत्येक जिले जो होता है उसमें एक बेड बिस्तर जो होते हैं, जैसे स्वास्थ्य से संबंधित में क्वेश्चन बता रहा हूँ कि उसमें क्वेश्चन 2015 वाले एग्जाम में पूछा गया था कि प्रत्येक जिले में जैसे है तो 10 लाख ही अगर जिला है, 10 लाख है उस जनसंख्या वहाँ की, तो उसमें बिस्तर कितने होंगे। तो ऐसे ही स्वास्थ्य से संबंधित योजनाएं वगैरह भी क्वेश्चन इसमें पूछ लेता है। तो स्वास्थ्य में वो हम लोगों को योजनाएं वगैरह पढ़ने होंगे। और ग्रामीण जो स्वास्थ्य है ये इससे संबंधित कौन कौन सी योजनाएं वर्तमान में चल रही हैं वो सारी इसमें हम लोग देखेंगे। जैसे भाई इसमें आयुष्मान भारत है, तो ग्रामीण आयुष्मान भारत कहाँ तक इसमें हम लोगों का काम आएगा, तो वो भी देखना है आयुष्मान भारत। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसमें हम लोग पढ़ेंगे। और साथ में अगला चलते हैं, इसके ग्रामीण सामाजिक विकास देखना है। तो ग्रामीण सामाजिक विकास में चीज़ें क्या देखेंगे, तो इसके सामाजिक चीज़ें देखना है, पृष्ठभूमि देखना है कि समाज से जुड़ी हुई चीज़ें क्या है। जैसे भाई समाज में है संस्कृतिकरण वगैरह देखते हैं हम लोग, संस्कृतिकरण क्या होता है, आधुनिकीकरण क्या है, आधुनिकीकरण का इफेक्ट क्या है, पश्चिमीकरण क्या है। हम लोगों को देखना संस्कृतिकरण देखना है कि क्या चीज़ें संस्कृतिकरण में होंगी, इसका इफेक्ट क्या है, गांव में पड़ता है। आधुनिकीकरण क्या है, इसका इफेक्ट प्रभाव क्या है, महत्व क्या है इसका, और इससे समस्याएं क्या हैं। पश्चिमीकरण से समस्याएं क्या हैं, जैसे आप लोग देखते हैं कि पहले हम लोग के यहाँ गाँव में चाउमीन बर्गर बहुत कम मिला करते थे, मिलते ही नहीं थे। अब देख लीजिए ठेला लगातार फिंगर्स वगैरह, चिप्स वगैरह, ये सब चीज़ें, इन चीज़ों की आराम से ठेला आप लोगों को गाँव में मिल जाएंगे। कोल्ड ड्रिंक वगैरह बहुत नॉर्मल तरीके से मिल जाती हैं। तो ये कह सकते हैं क्या गांव में भी पश्चिमीकरण हो गया है, वहाँ पे भी लोग आराम से मॉल कल्चर में दिख जाएंगे, अर्थात जीन्स पहने हुए, मतलब ड्रेसअप वगैरह पूरा वैसे ही शहर की तरह मिल जाएगा। और शहर में पश्चिमीकरण का छाप देखी जाती है, तो क्या गांव में भी पश्चिमीकरण की छाप है, ये थोड़ा सा इसमें देखेंगे चीज़ें। तो ये हमारे सामने क्या हो गई, इसकी सारी सामाजिक विशेषताएँ हो गई। अब हम लोग चलते हैं अगला, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में हम लोग क्या देखेंगे, ये देखना है पंचायती राज। भाई इसमें हमें पूरा देखना होगा, आर्टिकल 140 से लेकर जो चीज़ें व्यवस्थाएं की गई हैं, और साथ में बलवंत राय मेहता समिति की जो रिपोर्ट है जिसमें त्रिस्तरीय की बात की गई थी, ये हम लोगों को देखना है रिपोर्ट के बारे में। इससे संबंधित जितनी भी समितियां बनाई गई थी वो सारी देखेंगे, और 73 समितियां जो हैं इससे बनाई गई थी वो देखना है। 73वां संविधान संशोधन देखना है, 74वां संविधान संशोधन वगैरह, ये सारी चीज़ें इसमें हम लोग पढ़ेंगे। अर्थात त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था से जो भी चीज़ें क्वेश्चन पूछी जाती हैं वो सारी देखना है। जैसे नगर पंचायत, ग्राम पंचायत, तो ग्राम पंचायत में कितनी बैठक होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें, ग्राम पंचायत ग्राम सभा में अंतर क्या है, तो ये सारी चीज़ें इसमें हम लोगों को पढ़ना है, वो इंपॉर्टेंट पूछी भी जाती हैं। और सबसे इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो है केंद्र एवं राज्य की योजनाएं। मैंने बताया था आप लोगों को कि केंद्र एवं राज्य की योजनाएं जो हैं इससे संबंधित क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, और एग्जाम में इंपॉर्टेंट भी है, और ये करंट का भी कह सकते हैं। तो जितनी भी योजनाएं करंट की ग्रामीण संदर्भ में या केंद्र की योजनाएं ग्रामीण संदर्भ में है, वो हम लोग सब देखेंगे। इसमें एक एक करके पूरे योजनाओं का ही वीडियो बनाया जाएगा, तो हम लोग इसमें पूरा फोकस करके देखेंगे। तो दोस्तों ये हम लोगों को देखना है पूरा ग्रामीण विकास से संबंधित दोस्तों। तो ग्रामीण विकास को बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ग्रामीण विकास ही लोगों का काफ़ी कमज़ोर होता है। तो सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों। धन्यवाद।